तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद बैथ में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है चैप्टर 6, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर आरबीआई के पास नोट जारी करने के एकमात्र अधिकारी हैं। यानी आरबीआई से रिलेटेड जो भी टर्म यहाँ पर कुछ शब्द हैं, शब्दकोश हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप प्लीज़ आप जो है वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, तभी आपको जो है बेहतर समझ में आएगा, वरना आपको जो है समझ में आने में दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को जो है सीरियल से देखिए, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसमें जो है यहाँ पर आरबीआई जो होती है, आरबीआई जानते हैं आरबीआई कौन होता है। यहाँ पर आरबीआई जो नोट जारी करता है, यानी आरबीआई के पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। यानी जब आरबीआई जो होती है, आरबीआई नोट जारी करती है और उसके पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। तो इस अधिकार का क्या क्या लाभ है, तो आज हम इसमें देखेंगे क्या क्या लाभ है इसका। तो एक रूपता आती है, जैसे कि अगर आरबीआई नोट जारी कर रहा है तो यहाँ पर एक रूपता आएगी, क्योंकि एक ही संस्था है ये आरबीआई, और एक ही संस्था जब एक ही काम को करेगी या बार बार करेगी तो उसमें एक रूपता आएगी, यानी उसमें भिन्नता नहीं आएगी, एक रूपता आती है, ठीक है, जिससे स्वीकार करने में सभी को आसानी होती है। यह केंद्रीय बैंक को मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति देता है। यानी ये केंद्रीय बैंक को, ये आरबीआई क्या करता है, केंद्रीय बैंक को मुद्रा की आपूर्ति जो है, मुद्रा को कम करना है, ज़्यादा करना है, उसको प्रभावित करने की शक्ति देता है। कौन? आरबीआई, ठीक है। उसके बाद विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि एक रूपता है, आरबीआई है, एक बैंक है, यही अब नोट जारी कर सकता है। तो ये क्या है, जनता का विश्वास जो है इस पर बना रहता है, तो ये विश्वास बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। यानी क्या है, आरबीआई है, बैंक जो है आरबीआई है, और ये क्या कर रहा है, नोट जारी कर रहा है। तो नोट जारी जब करेगा तो ये क्या करेगा, ये स्थिरता बनाएगा, यानी मूल्य की मान्यता है वो बनाए रखेगा, स्थिरता उसमें बनाए रखेगा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, ये जो आरबीआई क्या करता है, एकमात्र अधिकार है नोट जारी करने का, तो उससे क्या क्या लाभ होता है, एक रूपता आती है नोटों में, केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति देता है। यानी ये मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति रखता है अपने पास, क्योंकि इसमें क्या है, ये नोट जारी करने का अधिकार है इसको, ठीक है। विश्वास बनाए रखता है, विश्वास, जनता का विश्वास बना रहता है, क्योंकि इसमें एक रूपता है, एक संस्था है, तो ये जनता का विश्वास बनाए रखता है। उसके बाद मूल्य की स्थिरता बनाए रखता है, यानी मूल्य की जो स्थिर है, ये मूल्य होगा वो स्थिर बना रहता है, ठीक है, स्थिर बना रहता है। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं रेपो दर क्या होती है। रेपो दर किसे कहते हैं, देखिए रेपो दर वह दर होती है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कोषों में कमी की स्थिति में मुद्रा उधार देता है। क्या मतलब कि यानी एक ऐसी दर है, रेपो दर एक ऐसी दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कोषों में अगर कमी हो जाती है ना व्यापारिक बैंकों के, तो व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक जो है यानी मुद्रा उधार देता है। यानी जब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को मुद्रा उधार देता है तो उसे कहते हैं रेपो दर, यानी जिस दर पर देता है उसे कहते हैं केंद्रीय बैंक, क्या कहते हैं, सॉरी, उसे कहते हैं रेपो दर, क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। देखिए समझते हैं इसको, और अच्छे से समझते हैं, बेहतर समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक, ठीक है, ये आपका व्यापारिक बैंक हो गया, यहाँ पर आपने व्यापारिक बैंक बनाया, ठीक है। यहाँ पर है आपका केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, ये है आपका केंद्रीय बैंक। अब देखिए ये दो बैंक हैं, ये हो गया व्यापारिक बैंक, ये हो गया केंद्रीय बैंक। जब केंद्रीय बैंक, अब मान लीजिए व्यापारिक बैंक, इस व्यापारिक बैंक में पैसे की कमी आ गई, क्या आ गई, पैसे की कमी आ गई, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इसको पैसा देगा, ठीक है, जिस दर पर देगा, उधार की दर पर, यानी कितनी, 5%, 10%, 20%, कितनी भी दर पर, ब्याज की दर पर, ठीक है, जितनी ब्याज की दर पर ये पैसा इस केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार पर देगा, उस दर को रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। कौन सी दर होती है, रेपो दर कहते हैं।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रेपो दर क्या होती है। केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। ठीक है, रेपो दर कहते हैं, समझ गए। अब देखते हैं बैंक दर क्या होती है। अब रेपो दर और बैंक दर क्या है। अब यहाँ पर देखिए बैंक दर रेपो दर वह दर, बैंक दर क्या है, वह दर यानी बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार देता है। देखिए अब आपको अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर रेपो दर भी सेम है और यहाँ पर जो है रेपो दर और बैंक दर ये तो बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, आपको ये अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज किया गया है, दीर्घकालीन। ठीक है, जब दीर्घकालीन काम के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए बैंक रेपो दर भी वही है, बैंक दर भी वही है, लेकिन अंतर क्या है, जब ये केंद्रीय बैंक दीर्घकालीन, जब ये केंद्रीय बैंक जो है कब देगा, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए उधार दिया। अगर इस बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए उधार दिया है तो ये बैंक दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैंक दर कहलाएगी, बैंक दर कहलाएगी। अगर अल्प अवधि के लिए दिया है, मतलब कम समय के लिए दिया है, 1 साल 2 साल से ज़्यादा समय के लिए इसको पैसा दिया है, तो ये बैंक दर कहलाएगी, वरना इसको रेपो दर कहेंगे, रेपो दर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेपो दर कहेंगे। तो अब तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इससे अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा जनता और वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से सरकारी प्रभुतियां खरीदने और बेचने से है। यानी क्या कहना चाह रहा, खुले बाजार की क्रिया क्या होती हैं, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी जब केंद्रीय बैंक जनता और वाणिज्यिक बैंकों से, जब जो केंद्रीय बैंक है, ये देखिए यहाँ पर जो ये केंद्रीय बैंक है, जब ये जनता से, यहाँ पर क्या है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय जो है बैंक, केंद्रीय बैंक जब जनता से, यानी जनता या वाणिज्यिक बैंक, जो भी जनता या केंद्रीय बैंक जब जनता से या वाणिज्यिक बैंकों से, ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या करेगा, जब जनता से या वाणिज्यिक बैंकों से यहाँ पर यानी सरकारी प्रभुतियों का, यानी प्रभुतियों का खरीद और बेच करेगा, यानी खरीदेगा या बेचेगा, तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं। जब केंद्रीय बैंक जनता से या वाणिज्यिक बैंकों से प्रभुतियों को खरीदता है, प्रभुतियां, ठीक है, प्रभुतियां क्या होती हैं, खजाना बिल हो गया, ठीक है, कमर्शियल बिल हो गया, तो ये सारे बिल होते हैं। तो ये क्या है, जब केंद्रीय बैंक जनता से या वाणिज्यिक बैंक से प्रभुतियों का क्रय या विक्रय करता है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है, यानी यही है। इससे अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा जनता और वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई से सरकारी, यानी आरबीआई से सरकारी प्रभुतियों को खरीदना या बेचने से है। ठीक है, जब केंद्रीय बैंक खरीदता है या बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। या जनता खरीदती है केंद्रीय बैंक से, ठीक है, या वाणिज्यिक बैंक खरीदता है, तो ये जब क्रय विक्रय करते हैं ना, तो इसे ही कहते हैं हम खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखते हैं नगद कोष अनुपात, CRR, नगद कोष अनुपात, इसका मतलब है नगद कोष अनुपात। नगद के रूप में बैंक जितना अपने पास रखते हैं, नगद कोष अनुपात है। ठीक है, वैधानिक तरल अनुपात होता है। इसी तरह सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता मतलब कितनी आवश्यकता है, सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है जैसे कि किसी को उधार देना है तो हमें उससे कितना लेना है, मतलब कितना गिरवी रखना है। जैसे कि हम उधार देने वाले, मतलब 10,000 रुपये देने वाले हैं, तो हम करेंगे ना 15 या 20,000 की चीज़, 15 या 12,000 की चीज़ रखेंगे अपने पास गिरवी, यानी ताकि हम अगर वो पैसा ना दे पाए तो हम उसको बेचकर अपना वसूल कर सके पैसा। तो इस तरह से सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है, तभी बैंक ऋण देता है। यानी अगर वो 10,000 का लोन दे रहा है तो 12,000 15,000 की चीज़ आपके पास, अपने पास रख लेगा, उसकी गारंटी पर ही ऋण देगा। ठीक है,
तो ये है सीमांत आवश्यकता। वैधानिक तरल अनुपात होता है इसी तरह, तो ये क्या है, वैधानिक तरल अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जो है क्या है कि 6.6 में केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर क्या होता है, अंतर देखेंगे। सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक क्या होता है, अंतर ये देखते हैं। तो पहला बैंक में देखिए केंद्रीय बैंक लिखा है, वाणिज्यिक बैंक भी लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% जो है, कम से कम 99% चांसेस हैं कि ये आएगा, क्योंकि केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए, बहुत काम आएगा। देखिए पहला है, समस्त बैंकिंग और मौद्रिक ढांचे का नियंत्रण, संचालन और निर्देशन करती है। केंद्रीय बैंक का क्या है, केंद्रीय बैंक क्या करती है, पहला काम है समस्त बैंकिंग और मौद्रिक ढांचे का नियंत्रण करती है, संचालन करती है और निर्देशन करती है। ठीक है, ये काम करती है। और ये वाणिज्यिक बैंक क्या, लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है जमा को स्वीकार करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसका काम होता है बैंकिंग ढांचे और मौद्रिक ढांचे को नियंत्रित करना, संचालन करना और निर्देशन देना। ठीक, उसके बाद ये सिरमौर संस्था होती है, यानी सबसे बड़ी संस्था होती है, ये होती है बैंकिंग ढांचे के एकमात्र इकाई, ये बैंकिंग ढांचे की एकमात्र इकाई होती है। ठीक है, और यहाँ सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, ये लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करती है। इनका उद्देश्य, वाणिज्यिक बैंक है लाभ के लिए काम करती है और ये सार्वजनिक हित के लिए काम करती है। उसके बाद सरकार द्वारा शासित होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक हित है तो सरकार इसे बनाती है, सरकार द्वारा शासित होती है। ये निजी क्षेत्र द्वारा अधिकृत होती है, यानी निजी क्षेत्र द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद करेंसी जारी करने का अधिकार होता है, एकमात्र अधिकार होता है कि जो है केंद्रीय बैंक करेंसी जारी कर सकता है, और अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एक बैंक की इकाई है, इसे केवल एक ही, ये बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर अधिकार नहीं होता करेंसी जारी करने का। जनता से प्रत्यक्ष लेन देन नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष मतलब सीधा लेन देन नहीं होता जनता से, और ये जनता से प्रत्यक्ष लेन देन होता है। यानी आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक हो गए, तो ये क्या करते हैं, पंजाब नेशनल कॉर्पोरेशन बैंक, और यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो बैंक होते हैं ये प्रत्यक्ष लेन देन करते हैं। ये क्या है, वाणिज्यिक बैंक हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक हम पता ही है क्या होता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक हमने देख रखे हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, जनता के पास प्रत्यक्ष लेन देन नहीं होता केंद्रीय बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का होता है, और ये संख्या एक होती है हमेशा, और संख्या अनेक होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 अंतर बताए हैं, देख सकते हैं आप, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। संख्या, हमेशा जो केंद्रीय बैंक होता है वो एक से एक होता है, हमेशा एक देश का एक होता है, लेकिन संख्या जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो अनेक हो सकते हैं। जनता से प्रत्यक्ष संबंध लेन देन जो होता है केंद्रीय बैंक का नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक का होता है। उसके बाद करेंसी जारी करने का अधिकार होता है, एकमात्र अधिकार है केंद्रीय बैंक को, और अन्य वाणिज्यिक बैंक को नहीं है। सरकार द्वारा शासित होता है, ये निजी क्षेत्र द्वारा शासित होता है वाणिज्यिक बैंक, और सार्वजनिक हित के लिए काम करता है। कौन, केंद्रीय बैंक सार्वजनिक हित के लिए काम करता है। वाणिज्यिक बैंक जो है अधिकतम लाभ के लिए काम करता है, और सिरमौर संस्था है केंद्रीय बैंक, और ये बैंकिंग ढांचे की एकमात्र इकाई है वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद समस्त बैंकिंग मौद्रिक ढांचे का नियंत्रण, संचालन और निर्देशन करती है वाणिज्यिक बैंक में। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करता है, बस। तो ये थे कुछ अंतर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए और बढ़िया से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, 6 चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, और साथ ही वीडियो को जो है लाइक करें अच्छी लगती है तो, और साथ ही बेल आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।